नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चक्रव्यूह के घेरे में आज हैं राजकुमार सैनी साहब। राजकुमार सैनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आजकल जाट आरक्षण के विरोध में जो झंडा बुलंद किया है, तो हरियाणा में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश के लोगों की नज़र आप पर है, सुर्खियों में आप बने हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत चक्रव्यूह में। सैनी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, आप पे आरोप ये लगता है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं एक समुदाय विशेष के लिए। देखिए, मैं किसी वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। उस वर्ग के हकों के गार्डियन हमारे पास ना तो शासन में लोग हैं और ना प्रशासन में लोग हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लोग हमेशा ही एमएलए एमपी रहित रहे हैं और मोर देन जब भी भर्ती हुई है इन लोगों की अनदेखी हुई है। इन लोगों की फ्यूचर में और ज़्यादा ये ना पिछड़ जाएं, बहुत सारी जातियां इन वर्गों के साथ इस वर्ग में आ घुसी हैं और जिसमें और बहुत सारे घुसने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कहना यह था कि अगर रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस की 27% रिजर्वेशन के अलावा और कहीं से उन्हें मिलती हो तो हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन यदि 27% एक घर में जिसमें पहले ही 10 लोग रहते हैं, यदि उसमें उनको पहले ही जगह नहीं मिल रही, पहले ही उनका हक पूरा नहीं हो रहा, 52% लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण दिया तो उस वक्त काका कलेलकर आयोग, सच्चर कमेटी और बीपी मंडल आयोग सभी ने 52% रिजर्वेशन की हिमायत की थी। मतलब हम कहें कि खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिव्यू पिटीशन डाली थी उसको खारिज कर दिया है। देखिए, हाई कोर्ट में क्यों नहीं होगी? हाई कोर्ट में भी आपके मन मुताबिक फैसला आ रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि राजकुमार सैनी साहब अपनी राजनीति के लिए जाति पाति का जहर घोलकर राजनीति कर रहे हैं। लोग जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं जाति पाति से अलग हट करके उन लोगों की हिमायत कर रहा हूं जो लोग न शैक्षणिक तौर पर और न सामाजिक तौर पर सुदृढ़ हैं और न संगठित हैं। मैं उन लोगों की पैरवाई कर रहा हूं जिन लोगों का कोई गार्डियन अभी पार्लियामेंट और विधानसभाओं में इक्का दुक्का मिलता है और जो लोग पहले ही पार्लियामेंट और विधानसभाओं में इतनी मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं, जिन्होंने अपनी पैरवाई के लिए सरकार को भी प्रेशराइज करके अपनी याचिका डाल दी थी। सांसद महोदय हैं और जब सांसद के तौर पर आप चुनाव मैदान में उतरे थे तब तो आप 36 बिरादरियों की वोट चाहते थे। आज कहाँ गई वो 36 बिरादरी? देखिए, मैं इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। मेरे पास अगर आए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% वोट आए होंगे, लेकिन हमने कितने वोट उन लोगों को डाले जो लोग आज अपनी बिरादरी के पक्ष में जाकर के प्राइम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं बारंबार, आज भी वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग तो जाति विशेष से अपनी बात कहने में हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमने चुन करके भेजे हैं विधानसभा और लोकसभा में, वो तो लोग इसका संकोच नहीं कर रहे हैं, उल्टा मेरे ऊपर जरूर वो सवाल कसते हैं। आपके ऊपर सवाल इसलिए कस रहे हैं ना सैनी साहब, क्योंकि आप किसी की सुनते तो है नहीं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं सुनते, आप अमित शाह जी की नहीं सुनते। मैंने कब नहीं सुनी? मैंने तो वो तो कह रहे हैं हम जाटों को आरक्षण दिलवाना हमारा पहला कर्तव्य है, हम दोबारा से जाएंगे। वो एक नियम है। यदि कोई सरकार किसी केस की पैरवाई करती है और वो केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो उसकी अपील सरकार डाल सकती है। कहीं ये लोग ये ना कहें कि सरकार ने हमारी पैरवाई नहीं की। सरकार ने अपना फर्ज अदा किया, ना कि इनकी पैरवाई की। इनका पक्षधर हमारे कई मैनिफेस्टो में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन के माध्यम से या इनको बहला फुसला कर ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा नहीं था। जिम्मेवारी समझ करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शीर्ष नेताओं ने इनकी बात को दोबारा पुनः कि यदि इनका हक में कहीं कोई मीन मेख रह गई है तो उसकी पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दी कि कहीं भी किसी प्रकार से ये लोग
संगठित संगठन में कम नहीं है, सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं है, शिक्षा के तौर पर पिछड़े नहीं है और प्रशासनिक और शासनिक पदों पर विराजमान है। इसलिए इनको किस प्रकार से चलिए दिया मैं जाए? ये मान लेता हूं कि आप नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत इज्जत करते हैं, आप अमित शाह साहब की भी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी बात भी वो मानते हैं, ठीक है, और आप उनकी बात मानते हैं, लेकिन आपकी बात तो सुन नहीं रहे ना वो। नहीं, मेरी बात भी हमने कोई जाकर के वहाँ इस प्रकार की प्रयास नहीं किए कि हम सरकार को कहें कि आपने ये क्यों किया, इसका रिवेंज या प्रतिशोध कोई बैकवर्ड क्लासेस में जरूर गया कि सरकार का जब ये मैनिफेस्टो नहीं था, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं था तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, फिर भी लोग ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रहे और ना सरकार पे भरोसा रख रहे और ना कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। लोग मनमाने ढंग से प्रेशर दे करके कि कभी भी हम रेलवे ट्रैक पे बैठ जा सकते हैं, सड़कों को घेर सकते हैं, दिल्ली को जाम कर सकते हैं। अगर जो लोग इस प्रकार से अपने बात की पैरवाई करने में लगे हैं, वो कहाँ कानून के दायरे की बात करते हैं? आप क्या जो जाट समुदाय है उसमें आप नहीं मानते कि गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है? मैंने तो कई बार कहा कि अगर आरक्षण देना ही है तो बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ उन लोगों को भी दे दिया जाए जो वीकर सेक्शन से संबंधित हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। मैंने कब कहा? ये वाली बात सभी बोलते हैं कि वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारा संविधान है जिसके रचयिता कौन है आपको याद है? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें अगड़ा और पिछड़ा लिखा था, शेड्यूल कास्ट उसमें उस वक्त नहीं था। जब अगड़ा और पिछड़ा जो जातियां थी कि ये सिलेक्टेड हैं, ये अनसिलेक्टेड हैं, या ये डोमिनेटेड हैं, ये अनडोमिनेटेड हैं, उसमें अगड़ा पिछड़े में से जो जातियां लगभग इस बैकवर्ड क्लासेज OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज जो पिछड़े हुए लोग थे, उसमें से ही शेड्यूल कास्ट जो लोग उस वक्त लोगों ने महरूम कर दिए, बहका दिए कि भाई इनको अभी जरूरत नहीं है। धारा 340-41 ये स्पष्ट अंकित करती है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो लोग बिल्कुल लाचार भूख के कगार पर थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उन लोगों के लिए तो बाबा साहब ने तुरंत ये कहा कि भी ये लोग अभी आए नहीं और जो लोग मेरे सामने खड़े हैं उनकी सूची बनाओ। सूची, शेड्यूल कास्ट मीन सूची उस वक्त उन जातियों की बना करके SC कैटेगरी में रख करके उनको दे दिया। उनको आज एम्बेसडर बनना है या जज बनना है या कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर IAS बनना है, IPS बनना है, या कोई MLA बनना है, MP बनना है, या कोई स्कूल मास्टर लगना है, या कोई डॉक्टर लगना है, वो सारी जगह 23% उनकी आबादी थी और 22.5% उनको 22.5% जो है ना उनको रिजर्वेशन मिल गया था। ठीक उसी प्रकार राजकुमार सैनी साहब, आपका जो नाम है वो है राजकुमार, राजयोग आपकी शायद कुंडली में लिखा है, हस्तरेखाओं में होगा। आप जो ये पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता बन के आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं और इसके लेकर जो जाट समुदाय है वो आपका घोर विरोधी नहीं, घोर दुश्मन हो गया। गाय बगाए आपको धमकियां मिल रही हैं। देखिए, बहुत बार धमकियां वो देते रहते हैं, मैं समझता हूं इस बात को, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। बहुत सारे, मैंने 35 बरादरी की बात की थी, उनमें से 25% लोग इस बात के हिमायती हैं कि ये लोग जो राजनीति चमकाने के चक्कर में जाट आरक्षण का लेकर के बवाल देश में खड़ा कर रहे हैं, हमारे को जब इस चीज की जरूरत नहीं है। 25% लोगों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो लोग तो हमें उल्टा इस बात का ब्लेम कर रहे हैं कि मैं राजनीति चमका रहा हूं। मैंने तो यहां तक भी कहा कि मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं तो पंची से MP to MP बहुत सारी, अब इससे आगे तो कोई इलेक्शन है भी नहीं। मैंने सभी इलेक्शन लड़े, पंची का, सरपंची का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, MLA का, मंत्री का और आज MP का। अब इससे आगे कोई और इलेक्शन लड़ने की मेरी ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है कि भाई मैं जो है ना कि उन लोगों से भिड़ करके कोई अपनी राजनीति चमकाऊं। मुझे इस राजनीति की ऐसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 27% लोगों के साथ राजनीतिक जीवन से संन्यास भी ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकता हूं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मेरा पेशा नहीं है। पेशा क्या है आपका? पेशा तो मेरा जो है ना, अब कोई ऐसा पेशा नहीं है जो मैं नहीं करता। मैं आज भी खेती करता हूँ, आज भी मैं एक बड़ी इंडस्ट्री चलाता हूँ, और आज भी मैं अपने घर के, अपने सभी युवाओं को, जब मेरे 25 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उससे के बाद मैंने अपने सभी बहन भाइयों की शादियाँ और सारे प्रोटेक्शन और सारे काम धंधे उनके लिए किए। लेकिन हस्तरेखाओं से ये बात कह सकता हूँ कि
बिना किसी छीना छपटी के भी एक आदमी लैंडलेस होने के बाद आज अच्छी खासी इंडस्ट्री को रन कर सकता है। जब पूरे देश में स्टील इंडस्ट्री का विनाश हो रहा है, मैं आज भी एक लगभग हजारों लोगों के रोजगार के लिए एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर चुका हूं, और जिसमें कम से कम 2-3 हजार लोग हमारे पास अब से पहले काम कर रहे हैं। उसमें जाट लोगों को भी देते हैं आप? उसमें जाट, हमारे पास बहुत सारे जाट भाई हैं जो लोग जो है ना उसमें इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो एक बात बताइए ना, ये जाट शब्द से आपको कुछ गिला शिकवा है, या कोई जाट भाई ने कभी धोखा दिया हो, उसका आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? जाट लोग कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल निखालस राजनीति करके उनको जो हक मिलने वाला है उस हक का विरोध कर रहे हैं। वो उनका हक है ही नहीं। क्यों नहीं? अगर जाट को रिजर्वेशन देनी है तो इससे ज्यादा बेहतर आज बनिए की दुकान छोटी हो गई है। मॉल, जो बड़े बड़े मॉल हैं वो जाटों के पास हैं, क्योंकि राजनीति उनके पास थी, प्राइम लैंड उन्होंने परचेज की, और बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़ी सर्विसेज, बड़े बड़े मंत्रालय आज उनके पास हैं। जो बनिए लोग हैं आज उनके पास बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके पास कस्टमर नहीं है, क्योंकि मॉल कल्चर आ चुका है। और ठीक उसी प्रकार से भी ये भी मैं कहने में संकोच नहीं करता कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास पोथी थी, आज तो पोथी मास्टर भी सारे हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं वो सारे जाट भाई हैं। और मैं तो कहूँगा कि आज पोथी भी उन्हीं को नॉलेज है, ज़्यादा पोथी का भी नॉलेज उन्हीं को हो गया, और ब्राह्मण तो उनके मुंह की तरफ ताक रहा है कि ये हमारे से अच्छे प्रवचन कर रहे हैं। उनको एवरीवेयर, एवरी सेक्टर मैं कह सकता हूँ कि वो सिलेक्टेड हुए पड़े हैं। उनको और रिजर्वेशन किससे चाहिए, किससे मांग रहे हैं, ये हमें तो यही पता नहीं लग रहा। ओबीसी के जितने लोग हैं वो आपके हिसाब से पिछड़े हुए हैं, जाट जो है वो संपन्न हो चुके हैं। चक्रव्यूह में सवालात का दौर बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप कह रहे हैं कि जो आपके सिक्योरिटी वाले हैं उनसे डीजीपी पूछ रहे हैं कि राजकुमार सैनी इस वक्त कहाँ देखिए, कोई ऐसा जब अपने अंदर कोई मैल है ही नहीं तो हमें उससे क्या संशय है। चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ हैं बेबाक नेता राजकुमार सैनी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बेबाक होने के साथ साथ आप जिद्दी भी बहुत हैं। आपने बड़े नेता को हराया, कांग्रेस के नवीन जिंदल साहब को, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। उसके बाद जो लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, क्या आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं अभी तक सांसद के तौर पर? मैं इस बात में स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश को एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमारे शीर्ष नेता, जिसको आज पूरा विश्व जान चुका है, जो परिवार वंशवाद से हट कर के, और आज इस देश का जो हमें बहुत अफसोस हो रहा है, जो कलाम साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, कि आज जो लोग अखबार बेचने से लेकर के अखबार कि आज पूरे विश्व की हेडलाइन बन करके उभरे हैं, आज पूरा विश्व उनको याद कर रहा है। ऐसी हस्ती कलाम साहब भी थे, और उससे बड़ी हस्ती हमारे पास इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है, आदमी का बहुत कुछ लोगों के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। मेरा भी ये मानना है कि इसके लिए मुझे और बहुत सारे प्रयासों की लोड़ है। जब तक मैं अपने उन बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ कर ना सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरा सांसद बनना कोई मैंने नहीं रखता। पिछले दिनों मैंने एक डिबेट में आपके हिस्सा भी लिया था, और उसमें ये बात स्पष्ट भी कही थी कि जो आज हमारे देश में काम करने की क्षमता है वो बहुत है। हम विदेशों में जाकर के 16-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अपने देश में जब हम सर्विस पे चले जाते हैं तो अपने देश में हम काम नहीं करते, और जब काम नहीं करते तो काम सफ़र करता है। लेकिन उसके एवज में आज हमारी अच्छी अच्छी सैलरी लाख और 50,000 तक जा चुकी है, और 5,000 या 10,000 पाने वाला व्यक्ति
वो 12 घंटे काम करके भी अपना घर चलाता है, उफ तक नहीं करता। आज हमें उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास है कि यदि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, किसी सीट के साथ अगर ज़्यादा लोगों का जुड़ाव है, ज़्यादा लोगों को काम पड़ता है, तो वहाँ एक नहीं तो जिस प्रकार जुडिशरी ने अपने एक सेशन जज के साथ 10-10 सेशन जज और लगा दिए, ठीक उसी प्रकार यदि एक डीसी के साथ, एक एसपी के साथ, एक डीएसपी के साथ, एक एसडीएम के साथ या और की पोस्टों के साथ, और इसको जो है ना लोगों के साथ शेयर करके लोगों को काम सफर ना करना पड़े ताकि एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिले। और एक सीट के साथ मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सूबे के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया उनके लिए आपने क्या किया? मैंने आपके सवाल को ही एक्सप्लेन किया कि जब हमारे पास और पोस्टें हो जाएं और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए, भले 50,000 का नहीं 10,000 का मिल जाए, तो हमें ये होगा कि उनकी शादियां भी हो जाएंगी, उन बच्चों को समाज में जगह भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी। और वो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मैंने अपने इंडस्ट्री में भी लगभग 5,000 बच्चों को रोजगार देने का प्रयास किया, और भी लोगों को कच्चे पक्के तौर पर मैं एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। और ठीक उसी प्रकार से भी मैं एक ट्रेनिंग देने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जिस गांव में जो गांव मैंने गोद लिया उसमें एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर चलाऊं कि हर साल कम से कम 500 बच्चे वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपने स्वयं रोजगार स्थापित कर लें, ताकि अपने जो सांसद बनना है वो सफल हो सके। आप लोग सत्ता में आए थे, आप कह रहे थे कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। आपके ही पार्टी अध्यक्ष का बयान आया कि अच्छे दिन अगर लाने हैं तो उसके लिए कम से कम 5 बार आपको भाजपा को लाना होगा। तो क्या समझे हम, जनता अभी 25 साल तक वेट करे या आपने कोई प्रयास शुरू किया? अच्छे दिन समाज में उचित न्याय मिल जाए, उचित रोजगार मिल जाए और सर को छत मिल जाए, यही दिन अच्छा होता है। मैं अभी अभी विदेश घूम करके आया हूँ, वहाँ किसी भी व्यक्ति के पास, बड़े से बड़े व्यक्ति के पास अपने घर के अंदर कोई कुक या गाड़ी पे ड्राइवर नहीं है। हर व्यक्ति अपना काम आप करता है। हमारे देश में भी इसी ट्रेनिंग की जरूरत है कि दिन अच्छे आ चुके हैं, आपका फंड कोई चीट नहीं कर सकता। आपके दिए गए टैक्सों का एक एक पैसा हम देश के ढांचे को डेवलप करने पे लगाएंगे। लेकिन हमारे जो सरपरस्त हैं नरेंद्र भाई मोदी, लोग कहते थे कि पैसे ऊपर जाते हैं, अब ऊपर मोदी जी को एक पैसा नहीं चाहिए। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने सारा जीवन सन्यासी के तौर पर अपना जिया है, मनोहर लाल जी खट्टर, एक पैसा उन्हें नहीं चाहिए। फिर भैया उससे नीचे हम बैठे हैं एमपी, हमें भी राजकुमार सैनी को भी एक पैसा नहीं चाहिए। हम विधायकों से भी हमारी यही अपील हमेशा रही है कि भी हमें जनता की सेवा में कोई पैसे की चीटिंग नहीं होने देनी। आपके नेताओं पर ही आता हूँ, आपने 2 अपने शीर्ष नेताओं का जिक्र किया, उनकी ईमानदारी की आपने बात कही, नरेंद्र मोदी साहब और मनोहर लाल खट्टर आपने साहब। मेरी पूरी बात का फुलो अपने 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 उनके दोनों के नाम लिए ना। आपके एक और ईमानदार नेता हैं अनिल विज साहब। अनिल विज साहब तो मैं वो टीम की बात करी, आप मानते हैं ईमानदार है? बिल्कुल ईमानदार। उनकी जासूसी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? कई बार हमें ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि यदि कोई आदमी मेरे साथ में 2 बार खड़े देख लिया तो मैं ऐसा फील कर सकता हूं कि शायद ये आदमी कुछ वॉच कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो तो मान लिया ना, वो तो मान लिया कि मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल जी ने कोई एमएलए का विश्वास लेकर के उनको सीएम, वो तो मान लिया कि सीआईडी के लोग वहां पे तैनात कर रखे हैं, उनको सीएम बने रहने की कोई ऐसी अपेक्षा है। वो तो केंद्र सरकार और सभी की राय लेकर के उनको बना दिया गया। जासूसी किस लिए और क्यों करने की जरूरत है, ये चीज हमें पता नहीं लगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि शायद कोई इधर उधर से कोई आदमी ऐसे अननेसेसरली खड़ा हो गया हो और वो जासूसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो और वो उसकी नजर में आ गया। वो जो आपके डीजीपी साहब हैं उन्होंने मान लिया इस चीज को कि हमने इनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया था इसको। देन अब आप यही ला लें, वो भी मेरे साथ जो 4 गनमैन लगे हैं वो जो है ना भी जासूसी उनसे करवाई जाती है। अगर हमारे आने जाने का, हमारे रहने का, हमारे एटीट्यूड का सरकार को पता नहीं होगा तो फिर सरकार चलेगी कैसे? ये तो अंडरस्टूड होता है कि हर जो भी साथ में सिक्योरिटी का लगा होता है उससे डीजीपी आईबी वाले सब पूछते हैं कि भाई अपना सिस्टम कैसे चल रहा है।
तो अगर मैं इसको जासूसी कहूं, जब मुझे कोई फिर- चोरी फिर- करनी ही नहीं फिर तो जासूसी मेरी किसको जासूसी करता रहे कोई फिर सारा दिन। जासूसी किसको कहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि जो आपके सिक्योरिटी वाले हैं उनसे डीजीपी पूछ रहे हैं कि राजकुमार सैनी इस वक्त कहाँ है? देखिए किससे पूछना बात कर धर्म रहा है? होता है। अगर गुप्तचर विभाग सरकार में नहीं होगा तो सरकार तंत्र चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई ऐसा जब अपने अंदर कोई मैल है ही नहीं तो हमें उससे क्या संशय। तो गुप्तचर विभाग जो है वो मंत्रियों के पीछे लगा दिया है, और जहां नहीं, पे वो पूरे जहां देश पर के पीछे रहता वो है। देश वो वाला पूरे देश देश वाला के हर हल्के में, हर देश वाला- थाने में एक गुप्तचर होता है। देश वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अभी पंजाब में आपने देखा, पंजाब में जिस तरीके से 3 लोग आकर 12 घंटे तक पंजाब की पुलिस को उंगलियों पे नचाते रहे। बाद में अब हालांकि पंजाब पुलिस अभी दावा कर रही है जी हमने कमाल कर दिया, होम मिनिस्ट्री से भी आ रहे होंगे जी आपने कमाल कर दिया। तो ये आपके गुप्तचर विभाग के हाल हैं। नहीं, फिर अगर गुप्तचर विभाग के हाल कमजोर हैं तो हमें डर किस चीज का? गुप्तचर विभाग कोई ये समझ लें कि गुप्तचर अगर कोई गुप्त सूचनाएं ऐसी क्रिएट कर भी रहा, उससे लॉजिक क्या हासिल हम क्या कह हो रहे रहा हैं है? देश की सुरक्षा के लिए गुप्तचर लगने चाहिए ना, वो तो आपकी उसमें लगा दिए गए हैं, आप खुद ही बता रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर थाने में एक गुप्तचर होता है। वो थानेदार की, डीएसपी की, एसपी की सब सारी सूचनाएं डीजीपी को सीधे भी देते हैं। हाँ। और वो सूचनाएं कि अगर थाने में मिसमैनेजमेंट हो रही है, किसी को अन्याय तौर पे जो है ना किसी को ठोक दिया गया है, वो सारी सूचनाएं सरकार के पास आ गई होते हैं। लेकिन अगर किसी भी ऐसा कोई जमाना ही नहीं रहा जिस वक्त किसी ने किसी की कोई सिक्योरिटी के साथ में कोई खड़ा ना किया हो। खैर हम तो ये कह रहे हैं जो गुप्तचर विभाग है उसका इस्तेमाल चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करना चाहिए, मंत्रियों की जासूसी करने के बजाय। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आपने सांसद के तौर पर एक गांव गोद लिया था, क्या नाम है उसका? सांगन। सांगन। सांगन कितने महीने हो गए गोद लिए हुए? लगभग उसको जो पहले 3 फेज थे वो पूरे हो चुके हैं। जो जो प्रोजेक्ट हमारे उनके लिए बजट भी आ चुके हैं और उनमें लगभग 50% से ज़्यादा में काम भी शुरू हो चुके हैं और हम इस साल के एंड तक उन सब कामों को फिनिश कर देंगे। अच्छा, सांगन पर्सनली गए हुए कितने दिन हो गए आपको? पर्सनली मैं लगभग 2 महीने पहले गया था। तो 2 महीने पहले जब गए थे तो क्या बदलाव उसमें आपने देखा? जो पहले चीज़ें नहीं थी वो ग्राउंड पे आपको दिखी हो? मुझे अभी जो है ना, मैं बीच में 1.5 महीने के लिए अमेरिका चला गया था। उससे 5-6 दिन पहले मैं गया था, तुरंत बाद सेशन था और मैं इसी संडे को फिर वहाँ पे जा रहा हूँ। जो वहाँ की कामों की 2 महीने जब पहले गए थे आप, तो क्या बदलाव आपने देखा जो पहले चीजें? बदलाव उसमें फॉरेस्ट्री के लिए बहुत सारी जगह हमने सरकंडा उखाड़ करके लेवल करके उसमें फॉरेस्ट्री को बहुत बड़ा लेवल पर बढ़ावा दे दिया था। लेकिन लोग वहाँ पर जिद कर रहे थे कि जी यहाँ पे फॉरेस्ट्री की बजाय लोगों को एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड छोड़ी हुई है और इसमें खेती बाड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम गाँव की सुंदरता के लिए ऐसा वहाँ पर सिस्टम कोई बना रहे थे हॉर्टिकल्चर का। और ठीक उसी प्रकार से वहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों का भी हम घाट वगैरह बना करके उनमें भी काफ़ी सारे लोग। हमारे देश की एक विडंबना ये है कि आज हमारा देश जैसे है, अभी आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, वहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। माननीय हमारी विदेश मंत्री जी सुषमा जी का कोई इतना भर छोटा है ये है कि कोई मानवीय आधार पर अगर आप हमारे टर्म इससे कोई ख़राब नहीं होने वाले, अगर आप इसको सुनते हैं जो किसी ने अंदेशा पैदा किया है कि इससे इंग्लैंड भारत के टर्म खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई इससे टर्म हमारे कोई खराब होने वाले नहीं है, बाकी आपने देना है या नहीं देना है वो कंसिडरेशन आपकी है। इस बात को लेकर के आज विपक्ष इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है। मुझे लगता है आज अपोजिशन का नाम अपोज करना है। आप अच्छा करें मंदा करें, उन्होंने 400 से 40 पे आ गए, 400 से 40 पे आ गए। हाँ। फिर भी वो लोग ये भेस करने से बाज नहीं आ रहे। ये वाला सवाल मैंने नहीं किया था, आप खुद ही चक्रव्यूह में इस सवाल के घेरे में खुद ही घेर रहे हैं। अगर आपके जो विदेश मंत्री हैं वो ये वाला काम किया उन्होंने और वो इसका विरोध झेल रहे हैं, सेम काम अगर कांग्रेस के विदेश मंत्री ने किया होता तो क्या आप आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, अगर कोई आवाज़ उठाने का लॉजिक होता तो उसी पे आवाज़ हमारी पार्टी ने उठाई। ये जो बिला वजह के मैं ना मानूं, हमने कहा आप डिबेट में आइए, वो कहें जी पहले रिजाइन डिबेट बाद में। आप आते इसका क्या मतलब है? सुनवाई बाद में और फांसी पहले, ये कहाँ का न्याय है? और अगर सही मैंने हम देखें
कांग्रेस आज देश को ये दिखाना चाहती है कि हम आपके बड़े हितैषी, लेकिन वो ये भी साथ में दिखाना चाहती है कि जो 60 साल में हम नहीं कर सके, कि ये 60 महीने में ये लोग कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमारे 60 सालों पे तख्ती पूज जाए या पोचा लग जाए। वो इसलिए इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि ये कुछ 60 महीने में कर ना सकें। ये थे बिंदास बेबाक राजकुमार सैनी साहब। सांसद के तौर पर आप सभी इनको जानते हैं और आजकल जाट आरक्षण को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हमारे सवालों के घेरे में ये कितने फंसे, चक्रव्यूह में कितने अंदर तक गए और कितने बाहर तक आए, ये हमेशा की तरह ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। राजकुमार सैनी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।